हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस फाइंडर क्लासेस में। मुझे पता है कि आप लोगों की रेलवे एनटीपीसी एवं ग्रुप डी की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। मैंने रेलवे की तैयारी के लिए विशेष महत्वपूर्ण 1000 MCQ का सेट बनाया है, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज इसका पार्ट 2 हम लोग करेंगे। ये सारे प्रश्न परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न एग्ज़ाम्स में आए हुए भी हैं, तो क्वेश्चंस रिपीट करने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहता है एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो बहुत सारे शिफ्ट में होने वाले हैं, तो क्वेश्चंस ज़्यादातर रिपीटिशन देखने के लिए मिलता है। तो इसी वजह से आप इन प्रश्नों को ज़रूर करके जाएं ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला प्रश्न है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? किस पेड़ की छाल, मतलब पेड़ के जो छाल है उसको मसाले के रूप में हम लोग खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो नीम, ताड़, लौंग, दालचीनी, इन चारों में से आपका आंसर होगा दालचीनी। जो दालचीनी का जो छाल होता है, छिलका होता है पेड़ का, उसको हम लोग मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं और एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लार किसके पाचन में मदद करता है? लार जो हमारे मुंह में होता है, जब खाना खाते हैं उसको निगलने में मदद करता है, तो वह किसके पाचन में मदद करता है? वसा, प्रोटीन, स्टार्च और विटामिन। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च के पाचन में लार मदद करता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेड डेटा बुक इन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो। रेड डेटा बुक, तो सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि रेड डेटा बुक होता क्या है। तो रेड डेटा बुक में वैसे जातियों को रखा जाता है जो अभी खत्म नहीं हुआ है, मतलब पूरी तरह से इस दुनिया से लुप्त नहीं हुआ है, बट लुप्त होने के कगार पर है, यानी उस पर संकट उत्पन्न हो चुका है, वह खत्म हो सकता है। तो आपका ऑप्शन है लुप्त, संकटापन्न, खतरनाक, विरली। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जिसमें संकट उत्पन्न हो चुका है, यानी जिसकी जाति की जनसंख्या घटना चालू हो गया है, उसे ही रेड डेटा बुक में शामिल किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया रोधी दवा कुनैन किस पौधे से बनाई जाती है? मलेरिया एक ज्वर होता है, बुखार है, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो इसकी जो दवा है कुनैन, बहुत बार सवाल ये पूछ देता है कि मलेरिया में कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपको याद करना होगा कुनैन। तो यह कुनैन जो दवा है वह किस पौधे से बनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है नीम, यूकेलिप्टस, दालचीनी, सिनकोना। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा सिनकोना। जो सिनकोना है, इस पौधे से मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में, पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। तो देखिए, श्वेत फुसफुस रोग, तो ये आपका फेफड़े से संबंधित रोग है, लंग्स से रिलेटेड डिजीज है। तो यह किसे होगा? कागज वाले को तो हो नहीं सकता है, कपास वाले को भी नहीं, या तो पीड़कनाशी या सीमेंट। तो सीमेंट में ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि इसके सीमेंट के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और जो हमारे श्वास के माध्यम से अंदर जाते रहते हैं। तो श्वेत जो होता है, श्वेत फुसफुस रोग, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में होने की संभावना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरने वाले पक्षी में क्या विशेषता होती है? वैसे पक्षी जो जल में तैरते हैं तो क्या विशेषता होगा? जालियों वाले पैर, चौड़े पंख, लंबी चोंच, पंजों वाली उंगलियां। तो इसमें देखिए कि जल में जो पक्षी तैरेंगे तो ऑब्वियस सा बात है कि उनके पैर जाली नुमा होते हैं। जिस तरह से बत्तख है, बत्तख जल में तैरता है तो उसके पैर जाली नुमा होते हैं ताकि पानी को वो पीछे तरफ धकेल सके। मुर्गा ठीक से नहीं तैर पाएगा, लेकिन बत्तख तैर पाता है क्योंकि उसके पैर जालीनुमा
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? जो हमारे इकोसिस्टम को फ्रेंडली नहीं है, या फिर उसको सपोर्ट नहीं करता है, या उसके फायदे के लिए नहीं है। बबूल करता है, यूकेलिप्टस है, नीम है, पीपल है। तो नीम तो आपका करता है, बहुत हेल्पफुल है, पीपल भी है, बबूल भी है, बट यूकेलिप्टस नहीं है। यूकेलिप्टस को एक खराब पौधा माना जाता है या खराब पेड़ माना जाता है। इसका रीजन है क्योंकि यह जहाँ भी लगाया जाता है वहाँ से पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा को सोख लेता है, जिससे उस क्षेत्र में पानी की मात्रा में कमी हो जाती है। इसलिए यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी का मित्र नहीं माना जाता है। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक है। आपका ऑप्शन है फन तथा साइकस, शैवाल एवं लियोवॉट, साइकेन तथा मास, नीम का पेड़ और आइकॉर्निया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लाइकेन तथा मास। सूचक है मतलब क्या? इंडिकेटर है कि अगर प्रदूषण है तो वहाँ लाइकेन और मास वहाँ पे रहेगा। यह इसका एक इंडिकेटर है। मतलब लाइकेन और मास को देख के हम समझ सकते हैं कि वहाँ प्रदूषण है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रामक बीमारी नहीं है? संक्रामक मतलब जो कम्युनिकेबल है, फैल सकता है। कैसे? किसी के छूने से, हवा से, खांसने से, इस तरह की बीमारी को संक्रामक बीमारी कहते हैं। तो देखिए यहाँ एड्स है, छोटी माता, गलसुआ, परिसर्प, सरल। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि एड्स बीमारी जो है छूने, साथ बैठने, खाने पीने, हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। इस तरह एड्स एक संक्रामक बीमारी नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है, वैसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। और यह भी क्वेश्चन एसएससी रेलवे में बहुत बार आ चुका है, इसलिए इस सब सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप स्किप ना करें, वीडियो को ध्यान से देखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम क्या है? विटामिन, बैक्टीरिया, बायो उत्प्रेरक, वायरस। तो एंजाइम जो है ये हमारे बॉडी में बनता है, एक लिक्विड है, लेकिन इसका काम क्या है कि किसी भी प्रक्रिया को यह स्पीड कर देता है, गति दे देता है। बायो उत्प्रेरक का काम यह करता है। इसका मतलब है कि यह एक कैटलिस्ट का रूप में काम करता है। एंजाइम एक क्या है? बायो कैटलिस्ट या बायो उत्प्रेरक है। यह आपका सही आंसर होगा। किसी भी काम को जिस तरह से पाचन क्रिया में एंजाइम का मदद ले होता है, तो पाचन क्रिया को यह क्या करता है? बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी तोड़ ज्वर को सामान्यतः क्या करते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर, ब्रेक बोन फीवर भी से कहते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन है आंत्र ज्वर, जो आपका इंटेस्टाइन का एक फीवर होता है जिसे टाइफाइड कहते हैं। तो टाइफाइड तो नहीं है। नासाशोथ, पीत ज्वर, डेंगू। तो आपका आंसर हो जाएगा डेंगू। डेंगू को कहते हैं ब्रेक बोन फीवर, क्योंकि ये हमारे जो हड्डियों के बीच में होते हैं, कैविटी होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती है, उनको यह नुकसान पहुंचाता है डेंगू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी जल में प्रदूषण के लिए निर्धारण के लिए घुली मात्रा मापी जाती है। ठीक है, अगर कोई नदी का जल प्रदूषित है या नहीं है, उसको चेक कैसे करेंगे? किसकी मात्रा नाप कर चेक करेंगे? क्लोरीन, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। तो ऑब्वियस सा बात है कि जलीय जीव जो रहते हैं वह ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जल में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक होगी वह प्रदूषण उतना ही कम होगा, और जितनी ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी उतना ही वह प्रदूषण ज़्यादा होगा। इससे साफ पता चलता है कि ऑक्सीजन का यह रेसिप्रोकल है,
ऑक्सीजन की जितनी मात्रा घुली होगी ज़्यादा, उतना ही कम प्रदूषण होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा को नापा जाता है जल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज होता क्या है? एंटीबॉडीज ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर में किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस या बाह्य रोगों का सामना करने के लिए यह लड़ाई करते हैं, उससे प्रतिरोधक क्षमता होती है। ठीक है, तो यह किससे निर्माण होता है? प्लेटलेट से, लाल रुधिराणु से, लिम्फोसाइट से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इज द करेक्ट आंसर। एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। ओजोन परत जो वायुमंडल के में होती है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को वापस भेज देती है और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है, जैसे स्किन कैंसर हो सकता है। तो इस परत की मोटाई कैसे नापेंगे? तो इस परत को मोटाई नापने के लिए इकाई है डॉप्सन। जो डॉप्सन एक यूनिट है, इस डॉप्सन की मदद से ओजोन परत की मोटाई को नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। यानी टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर का जो रंग होता है वह लाल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन, तो इंसुलिन हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर होता है उसे कंट्रोल करता है। तो यह इसमें कौन सी धातु मौजूद होती है? प्रश्न में यह है, टीन, तांबा, जस्ता, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जस्ता। जो जिंक होता है, जस्ता होता है, वह इंसुलिन में मौजूद होता है, जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? आपका ऑप्शन है पोलियो, त्वचा रोग, हैजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ध्यान दीजिए कि कवक के कारण, कवक, तो इसमें से आपका त्वचा रोग जो है वह कवक के कारण होता है। खाद, खुजली, फंगल इन्फेक्शन, ये सब कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है। थैलेसीमिया जो निम्न में से किसको प्रभावित करती है? खून, फेफड़ा, दिल, इनमें से कोई नहीं। तो थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जो अगर किसी के पेरेंट्स को होगी तो उसके बच्चों के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इसमें जो ब्लड का क्लोटिंग होता है, रक्त का जमाव होता है, वह नहीं हो पाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसे चोट लगती है तो उसमें कुछ देर के बाद खून निकलता है और कुछ देर के बाद उसको खून निकलना बंद हो जाता है, मतलब रक्त वहाँ पे जम जाता है। तो जो व्यक्ति थैलेसीमिया से ग्रसित होगा उसे यह रक्त जमाव नहीं होगा, मतलब उसका खून बहते ही रहेगा और थोड़ा सा चोट लगने के कारण भी उसकी वह मौत हो सकती है। इसलिए थैलेसीमिया एक बहुत ही गंभीर प्रकार का बीमारी माना जाता है। तो इससे प्रभावित कौन होता है? खून होता है, क्योंकि यह रक्त को नहीं जमने देता है, जिसके कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के कारण व्यक्ति की कई बार मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी किरणों का पर्णहरित सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? यानी आप लोग को पता है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना खाना बनाते हैं, तो उसमें यह सूर्य का प्रकाश का उपयोग करते हैं। लेकिन सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, 7 किरणें होती है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा किस किरण का या किस टाइप के लाइट का इस्तेमाल किया जाता है? लाल, पीला, हरा, नीला। तो इसे कमेंट में करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को रेलवे से जुड़ी जो तैयारी है उसका सारा अपडेट मिलता रहे और कंटेंट भी मिलता रहे। थैंक यू।